नमस्कार। सोने की कीमतों ने हाल फिलहाल में तो सबको जैसे चौंका ही दिया है। दुनिया भर में सोना रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। जी हाँ, बिल्कुल अभूतपूर्व तेजी देखने को मिल रही है। तो आज हम इसी बड़ी हलचल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश रहेगी कि आखिर सोने के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। हमारी ये बातचीत कुछ विश्लेषणों और स्रोतों पर आधारित है, जैसे द ग्लोबल गोल्ड प्राइस सर्ज एक्सप्लेन्ड जैसे लेखों से जो जानकारी मिली है। हाँ, कई रिपोर्ट्स आई हैं इस पर। तो हमारा मकसद ये जानना है कि इस उछाल के पीछे असली वजह क्या है और इसका असर क्या हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या देश का कोई और कोना, सोना खरीदने या शायद इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आखिर सोने की कीमतों में ये असाधारण तेजी आई कहां से? सबसे पहले ये देखते हैं कि कीमतें बढ़ी कितनी है। ये कोई मामूली सी बढ़ोतरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैश्विक स्तर पर सोना नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि US $4,000 प्रति ऑन्स के भी पार चला गया है। हाँ, कुछ आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। और एक चार्ट के मुताबिक साल दर साल अगर देखें तो सोने की कीमतों में करीब 46% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 46%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एक साल के हिसाब से। सच में ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है। और ऐसा नहीं कि ये तेजी अब थम रही है, भविष्य के अनुमान भी लगातार ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ, फोरकास्ट्स भी बढ़ रहे हैं। एक हालिया पोल तो ये कह रहा है कि शायद 2026 में पहली बार सोने की औसत सालाना कीमत US $4,000 प्रति ऑन्स से भी ज्यादा हो सकती है। ये वाकई एक चौंकाने वाला रुझान है। बिल्कुल। तो ये तो हुई कीमत की बात। अब इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोने की कीमतों में इस रिकॉर्ड उछाल के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है। अच्छा? ये कई बड़ी वैश्विक ताकतों का एक साथ आने जैसा है, आप कह सकती हैं। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म, जिसमें आर्थिक चिंताएं, भविष्य की नीतियां और निवेशकों का बर्ताव, ये सब मिल गया है। कई सारी चीजें एक साथ। जी, इसे समझने के लिए हमें इन अलग अलग पहलुओं को जोड़कर देखना होगा। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे अहम कारण है दुनिया भर में फैली आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितता। अनिश्चितता जैसे? सोना हमेशा से एक सुरक्षित पनाहगाह या सेफ हेवन माना जाता रहा है। हाँ, ये तो सुना है। तो जब भी दुनिया के बाजारों में उथल पुथल होती है, जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ना या व्यापार नीतियों को लेकर डर होना या फिर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य पर सवाल उठना, तो निवेशक क्या करते हैं? वो घबराकर अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ भागते हैं। अच्छा, क्योंकि सोना सेफ माना जाता है। बिल्कुल, इससे सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है और कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। एक विश्लेषण तो ये भी कहता है कि हाल में सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका लगभग 47% हिस्सा दुनिया भर में नीति संबंधी अनिश्चितता यानी पॉलिसी अनसर्टिनिटी बढ़ने की वजह से है। करीब आधा हिस्सा तो इसी वजह से। ये दिखाता है कि वैश्विक अस्थिरता को लेकर चिंता कितनी गहरी है। जी बिल्कुल। हाँ, और ये अनिश्चितता वाला पहलू जो है वो शायद सीधे तौर पर दूसरे बड़े कारण से जुड़ता है, कम वास्तविक ब्याज दरें और भविष्य में दरें और घटने की उम्मीदें। सही कहा आपने, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सोने पर आपको कोई ब्याज या डिविडेंड तो मिलता नहीं है ना? नहीं, कोई यील्ड नहीं है। अब सोचिए, जब बैंकों में ब्याज दरें कम होती हैं, खासकर वास्तविक ब्याज दरें, ब्याज दर में से महंगाई दर घटाने के बाद जो बचता है, हाँ, रियल इंटरेस्ट रेट्स, तो जब वो कम होती हैं तो सोना अपने पास रखने की अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर आप पैसा बैंक में रखते तो आपको बहुत कम ब्याज मिलता, तो ऐसे में सोना रखना, जिसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है, वो ज्यादा फायदेमंद लगने लगता है। बिल्कुल सही। जैसे अगर अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ये संकेत देता है कि वो भविष्य में ब्याज दरें घटा सकता है, तो इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है और वो बढ़ने लगती हैं। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कम ब्याज दरें या उनके और घटने की उम्मीद सोने को बॉन्ड्स या दूसरी ब्याज देने वाली संपत्तियों के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक बना देती हैं। अच्छा। जब दूसरी सुरक्षित जगहों पर रिटर्न कम मिल रहा हो, तो सोना, जो अपनी वैल्यू बनाए रखने या बढ़ाने के लिए जाना जाता है, निवेशकों के लिए एक चमकता हुआ विकल्प बन जाता है। खासकर तब जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल हो, जैसा कि हमने पहले बात की। जी, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को और बल देते हैं, अनिश्चितता और कम ब्याज दरें। अब आते हैं तीसरे कारण पर, अमेरिकी डॉलर की चाल।
ये भी एक अहम कड़ी है इसमें। डॉलर, वो कैसे? देखिए, दुनिया भर में सोने का कारोबार और उसकी कीमत मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में तय होती है। हाँ, ये तो पता है। तो जब डॉलर दुनिया की दूसरी बड़ी मुद्राओं के मुकाबले, जैसे यूरोप, येन या अपना रुपया, इनके मुकाबले कमजोर होता है, तो उन देशों के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है जिनकी अपनी मुद्रा डॉलर नहीं है। अच्छा, मतलब हमारे लिए भारत में सस्ता हो जाएगा। हाँ, उदाहरण के लिए अगर डॉलर गिरता है तो भारत में रुपए में सोना खरीदना तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ेगा, भले ही डॉलर में कीमत वही रहे। इससे भारत जैसे देशों से सोने की मांग बढ़ती है और ये बढ़ी हुई मांग वैश्विक कीमतों को और ऊपर धकेल देती है। समझ गए। तो कमजोर डॉलर भी सोने की कीमत बढ़ाता है। ये तो हुए बड़े आर्थिक और भू राजनीतिक कारण, लेकिन एक चौथा पहलू भी है जो मांग की तरफ से आ रहा है, और ये है केंद्रीय बैंक और निवेश फंड्स। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि दुनिया के कई उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंक, जैसे चीन, भारत और रूस, जी, वो अब अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करके सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति है जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, रिस्क कम करने के लिए। अच्छा, और इसके अलावा निवेश के तौर पर भी सोने की मांग काफी मजबूत है ना? हाँ बिल्कुल, लोग गोल्ड ETF के जरिए, हाँ, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जी, जो स्टॉक मार्केट में सोने की तरह खरीदे बेचे जा सकते हैं और सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं, और दूसरे निवेश फंड्स के जरिए भी सोने में पैसा लगा रहे हैं। ये मांग भी कीमतों को एक तरह से सहारा दे रही है। तो सेंट्रल बैंक और निवेशक दोनों ही खरीद रहे हैं। और पांचवा कारण, जो भारत जैसे सोना आयात करने वाले देशों के लिए खास तौर पे मायने रखता है, वो है घरेलू फैक्टर्स। अच्छा, भारत के लिए क्या अलग है? देखिए, जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत के लिए सोना आयात करना महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भुगतान तो डॉलर में करना पड़ता है। हाँ, सही बात है। या फिर जब सोने की वैश्विक लागत ही बढ़ जाती है तो भी आयात महंगा होता है। इस बढ़ी हुई आयात लागत का असर सीधे सीधे भारत में सोने की स्थानीय कीमतों पर पड़ता है और वो बढ़ जाती हैं। तो रुपए का कमजोर होना भी हमारे लिए दाम बढ़ाता है। जी हाँ, ये सच है कि भारत में सांस्कृतिक मांग, जैसे शादियों और त्योहारों के लिए सोना खरीदना, हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा भी। हाँ, वो तो है ही। लेकिन शायद ये हालिया रिकॉर्ड तोड़ उछाल का मुख्य कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बड़ी तेजी ज्यादातर वैश्विक फैक्टर्स की वजह से ही आई है। स्थानीय मांग अपनी जगह है, पर ये उछाल वैश्विक है। तो ये सारे वैश्विक कारण ज्यादा हावी हैं इस समय। तो ये सारे कारण मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि इसका हम पर, यानी भारत में रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये जानना जरूरी है। मान लीजिए कोई अभी सोना खरीदने की सोच रहा है, गहने हो या सिक्के, बिस्किट, तो उन्हें साल की शुरुआत के मुकाबले अब काफी ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। हाँ, अंतर तो साफ दिखेगा। इसका असर सीधे सीधे ज्वेलरी मार्केट पर भी दिख सकता है ना? बिल्कुल। हो सकता है गहनों की लागत इतनी बढ़ जाए कि जौहरी हल्के वजन के डिजाइन बनाने लगे, या मेकिंग चार्ज कम करने के नए तरीके ढूंढे। ये मुमकिन है। लागत कम रखने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि लोग अपनी खरीदारी टाल दें, खासकर त्योहारों या शादियों के मौसम में, जहां बजट अक्सर पहले से तय होता है। हाँ, मांग पर असर आ सकता है ऊंची कीमतों की वजह से। और अगर सोने को निवेश के नजरिए से देखें तो हाँ, मौजूदा अनिश्चितता के माहौल में ये आपके पोर्टफोलियो में एक स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का भंडार, या कह लीजिए मुद्रास्फीति और बाजार की गिरावट से बचाव, हेज का काम कर सकता है। ये सोने की पारंपरिक भूमिका रही है हमेशा से। हाँ, हेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमतें पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हाँ, ये तो है। हालांकि कई बड़े विश्लेषक आगे और तेजी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इस ऊंचाई से और ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश, मतलब अपसाइड पोटेंशियल, वो शायद कम हो। साथ ही कीमत में गिरावट यानी करेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। मतलब रिस्क भी बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। इसलिए अगर निवेश करना ही है तो विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन बेहद जरूरी है। अपना सारा पैसा सिर्फ सोने में लगा देना इस समय एक बड़ा जोखिम हो सकता है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यही से एक जरूरी सवाल उठता है, क्या सोने की ये तेजी हमेशा यूं ही बनी रहेगी? हाँ, ये मेरे मन में भी था। क्या ये चलता ही रहेगा? देखिए, बाजार में कोई भी चीज हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती, ये तो तय है। सही बात है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो सोने की कीमतों को वापस नीचे भी ला सकते हैं।
सोचिए, अगर दुनिया में महंगाई दर काफी कम हो जाती है, या अमेरिकी डॉलर अचानक बहुत मजबूत होने लगता है, या फिर जो वैश्विक अनिश्चितता है वो कम हो जाती है, तो फिर सोने की जरूरत कम हो जाएगी। हाँ, तो सोने की चमक फीकी पड़ सकती है और कीमतें गिर सकती हैं। निवेशकों को इन संकेतों पर पैनी नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप भौतिक सोना खरीदने की सोच रहे हैं। जैसे कि जब आप गहने खरीदते हैं तो आप सिर्फ सोने का भाव नहीं देते, जिसे बुलियन रेट कहते हैं। हाँ, मेकिंग चार्ज वगैरह भी होता है। बिल्कुल, असली कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी जैसे कई टैक्स जुड़ते हैं जो सोने के अंतर्राष्ट्रीय भाव से आपकी खरीद कीमत को काफी ऊपर ले जा सकते हैं। काफी ज्यादा फर्क आ जाता है कभी-कभी। जी, इसलिए अगर आप भविष्य में मुनाफे की उम्मीद से सोना खरीद रहे हैं तो आपको अपनी कॉस्ट बेसिस यानी कुल खरीद लागत का सही हिसाब रखना होगा, जिसमें ये सारे चार्ज शामिल हों, क्योंकि आपका मुनाफा इसी कुल लागत पर निर्भर करेगा। सही कहा। और हाँ, भौतिक सोने के साथ उसे सुरक्षित रखने का झंझट, मतलब स्टोरेज, उसकी सुरक्षा, सिक्योरिटी और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से बेचने में दिक्कत यानी लिक्विडिटी, ये मुद्दे भी जुड़े होते हैं। अगर आप गोल्ड फंड्स या ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि वो कैसे काम करते हैं और उनमें क्या जोखिम शामिल हैं। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा जोखिम अभी यही है कि कीमतें पहले से ही बहुत ज्यादा हैं, तो इस शिखर के पास खरीदने का खतरा है, जिसे बाइंग नियर अ पीक कहते हैं। कहीं दाम यहां से गिर ना जाएं। हाँ, ये डर तो रहता ही है। भविष्य की बात करें तो कुछ बड़े वित्तीय संस्थानों ने सोने को लेकर अपने अनुमान और बढ़ा दिए। काफी बुलिश लग रहे हैं वो। हाँ, कुछ बड़े नाम हैं इसमें। जैसे गोल्डमैन सैक्स रिसर्च का अनुमान है कि 2025 के अंत तक सोना लगभग $3,700 प्रति आउंस तक जा सकता है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने तो 2026 तक के लिए अपना पूर्वानुमान और बढ़ाकर $4,400 प्रति आउंस कर दिया है। ये तो काफी ऊंचे लक्ष्य है। बहुत ज्यादा। लेकिन इन भविष्यवाणियों के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। हाँ, वो क्या है? कि अगर दुनिया के बड़े आर्थिक जोखिम कम होते हैं तो सोने की कीमतों में एक बड़ी गिरावट या करेक्शन भी आ सकता है। बिल्कुल। तो तस्वीर काफी मिली-जुली और अनिश्चित है। ऐसा नहीं कह सकते कि ऊपर ही जाएगा। हाँ, मतलब दोनों तरफ की बातें हैं। तो इन सब बातों और विश्लेषणों के आधार पर अगर कुछ सुझाव देने हो, हाँ, क्या करना चाहिए फिर? तो मौजूदा रिकॉर्ड, ऊंची कीमतों को देखते हुए अगर अभी सोना खरीदना है तो शायद ये बेहतर होगा कि इसे सिर्फ सट्टा लगाने या फटाफट मुनाफा कमाने के इरादे से ना खरीदें। मतलब स्पेकुलेशन के लिए नहीं। जी नहीं। अगर कोई वास्तविक जरूरत है, जैसे परिवार में शादी है या कोई पारंपरिक रिवाज निभाना है जिसके लिए सोना जरूरी है और योजना पहले से थी, तो ही खरीदें। जरूरत के लिए खरीदें, निवेश के लिए बहुत सोच समझकर। हाँ, और अगर निवेश के लिहाज से सोच रहे हैं तो जैसा हमने पहले भी जोर दिया, सोना आपके कुल निवेश पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है। बस एक हिस्सा। बिल्कुल, बस एक हिस्सा। ये बाजार के उतार चढ़ाव, महंगाई या मुद्रा की गिरावट के जोखिम से कुछ हद तक बचाव दे सकता है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा है। लेकिन अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ सोने में लगा देना समझदारी नहीं होगी। इसे अपनी पूरी निवेश रणनीति का सिर्फ एक छोटा संतुलित हिस्सा माने। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ कुंजी है। एकदम सही, संतुलन बहुत जरूरी है। आगे चलकर सोने की दिशा क्या होगी ये समझने के लिए कुछ चीजों पर लगातार नजर रखनी होगी। किन चीजों पर? अमेरिका में ब्याज दरें किस ओर जाती हैं, क्या वो घटाते हैं, बढ़ाते हैं या स्थिर रखते हैं? डॉलर मजबूत होता है या कमजोर? दुनिया में भू राजनीतिक तनाव, वो बढ़ता है या कम होता है? अच्छा। और भारत के संदर्भ में रुपया डॉलर के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करता है, ये भी बहुत मायने रखेगा। हाँ, रुपए का भाव। ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करेंगे कि सोने की चमक बढ़ेगी या फीकी। और हाँ, भारत में कहीं भी सोना खरीदते समय, चाहे आप पश्चिम बंगाल में हो या दिल्ली में या चेन्नई में, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आप जो कीमत चुकाते हैं वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर नहीं करती। जी, लोकल फैक्टर्स भी होते हैं। उस पर आयात शुल्क, स्थानीय टैक्स जैसे जीएसटी, गहनों पर लगने वाला मेकिंग चार्ज और यहाँ तक कि जौहरी अपना कितना प्रीमियम या डिस्काउंट दे रहा है, ये सब मिलकर आपकी अंतिम कीमत तय करते हैं। हाँ, हर शहर में हर दुकान पर थोड़ा फर्क मिल सकता है। इसलिए खरीदारी का फैसला करने से पहले स्थानीय बाजार की इन बारीकियों को समझना बेहद अहम है। तो इसका कुल मतलब ये निकलता है कि वैश्विक रुझानों पर नजर रखने के साथ साथ अपनी स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ग्लोबल और लोकल दोनों देखने होंगे। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं।
हमने देखा कि सोने की कीमतों में जो ये रिकॉर्ड उछाल आया है, उसके पीछे कई वैश्विक कारण हैं। हाँ, अनिश्चितता, दरें, डॉलर, मांग। बिल्कुल, आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता, कम ब्याज दरें और उनके और घटने की उम्मीद, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और केंद्रीय बैंकों के साथ साथ निवेशकों की तरफ से मजबूत मांग। इन सब ने मिलकर सोने को बहुत महंगा बना दिया है। हाँ, इसलिए चाहे आप इसे पहनने के लिए खरीदें या निवेश के लिए, मौजूदा हालात में बहुत सोच समझकर सावधानी से फैसला लेने की जरूरत है और स्थानीय लागतों जैसे टैक्स और मेकिंग चार्ज को भी अपनी गणना में जरूर शामिल करना होगा। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। हाँ, जरूर। सोचने वाली बात यह है कि जब सोना, जिसे पारंपरिक रूप से सबसे सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था, खुद ही इतना अस्थिर हो जाए और उसकी कीमतें इतनी तेजी से बढ़ें, तो फिर भविष्य में निवेशक आखिर स्थिरता कहां तलाशेंगे? ये तो बड़ा सवाल है। या फिर कहीं सोने की ये असाधारण चमक वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में ही कोई गहरा संकेत तो नहीं दे रही, जिस पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचते रहना होगा। वाकई इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सोने की कीमतों के इस जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने में आपको मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।